और ईरान के बोझ में इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी सेवाओं को निशाना बनाया गया। पावर सब स्टेशन पर सटीक हमला हुआ है। बमबारी में एडवांस डेटा सेंटर खाक, धुएं से भर गया बोझ का आसमान। पावर सब स्टेशन पर सटीक हमला किया गया। ये देखिए, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरों में लाल घेरे के जरिए आपको बता रहे हैं, धुएं से बोझ का आसमान भर गया। रणनीति के साथ हमला, पावर सब स्टेशन तबाह किया गया। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले तेज, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। इजरायली हमले में एक बच्चे समेत 7 लोग मारे गए हैं। और ईरान युद्ध के कारण अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है, ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर बोस्टन तक विरोध तेज है। शिकागो और बोस्टन में भी सड़कों पर अमेरिकी उतरे हैं। प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर अमेरिकी उतरे हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका की ये तस्वीरें हैं, न्यूयॉर्क से लेकर बोस्टन तक, शिकागो में इसी तरह से सड़कों पर अमेरिकी उतरे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। तो सड़क पर उतरी आवाम, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पहले भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों को लेकर आवाज उठा चुके हैं प्रदर्शनकारी, और अब युद्ध के बीच और भी ज्यादा गुस्सा भड़कता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उग्र होती भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस की टीम सुरक्षा बल रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते नजर आए हैं। एक तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड में भी प्रदर्शन हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत की नौबत आ गई। जी हां, प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर अभी आरोप लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में, इजरायल के दबाव में अमेरिका ने ये जंग ईरान पर थोपी है, जिसका अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और ट्रंप की नीतियों का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। और ईरान युद्ध के खिलाफ इजरायल में भी देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2-3 दिनों से तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। नियम तोड़कर जमा हो रहे हैं सैकड़ों लोग। जी हां, इस वक्त गुस्सा इतना ज्यादा है बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। नौबत यहां तक आ गई। नियम के मुताबिक युद्ध काल में 50 से ज्यादा लोग इजरायल में कहीं जमा नहीं हो सकते, लेकिन अब इन नियम कायदों को तोड़कर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस जंग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। और ईरान पर हमले के विरोध के दबाने में सरकारी अधिकारी जुटे हुए हैं। इस विरोध को कैसे दबाया जाए, इसमें जुटे हुए हैं सरकारी अधिकारी। इजरायली अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप भी है। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने की कोशिश चल रही है। ईरान से युद्ध तत्काल खत्म करने की मांग हो रही है और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। और इजरायल में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन। तेल अवीव और हाइफा में 18 लोग गिरफ्तार किए गए। युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। ये देखिए तस्वीरें। न सिर्फ तेल अवीव बल्कि जो इजरायल का पोर्ट सिटी है हाइफा, वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन लोगों के देखने को मिल रहे हैं और यहां पर कई लोगों को प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी अब इस विरोध प्रदर्शन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हमने आपका तारुफ कराया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर ये जंग लंबी चली तो कहीं पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर इसका नतीजा ना भुगतना पड़े। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा की शुरुआत दीप्ति जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। ये जो जंग खिंचती नजर आ रही है, क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो ताजा जानकारी आ रही है, $112 प्रति बैरल तक कीमतें पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें अप और मार्केट में हाहाकार। यह स्थिति अगर आगे जारी रहती है तो भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर इसका क्या असर पड़ता हुआ आप देखती हैं? नमस्कार समीर, प्रगति, आपके सभी दर्शकों को भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी। देखिए, जंग जब भी होती है, आज इस जंग के हम 30वें दिन पे हैं। वही जंग जिसको कहा गया था कि 24 घंटे में 48 घंटे में रैप अप हो जाएगी। वेनेजुएला जैसा सिचुएशन सोचा था कि आएंगे और टॉप लीडरशिप को मारेंगे, आयतुल्लाह अली खमीनी को मारेंगे और फिर उसके बाद थिंग्स विल बी बैक एज नॉर्मल। बट प्रॉब्लम ये है कि थिंग्स बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है और बैक टू नॉर्मल की बजाय वो इतनी ज्यादा रेलीगेट कर गई हैं। क्योंकि अगर हम पहले अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ये पिछले 1-1.5 साल से मागा की नीति चली आ रही थी कि सब जगह टैरिफ्स लगा दीजिए, उसका इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑलरेडी अमेरिकी जनता पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और अब जो उसको हम कहेंगे कि कड़वे, एक तो पहले करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली जो सिचुएशन हो गई है पूरे वर्ल्ड में, हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरे वर्ल्ड में जो हमारी ऑयल और गैस की सप्लाई है, क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड की ऑयल और गैस सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करती थी। उधर जो उसके पैरेलल रेड सी में बाबल मंदेब की भी बात, उसके बाबल मंदेब भी एक स्ट्रेट है, उसको भी बंद करने की बात चल रही है हौतीस के चलते, तो वो और 20 से 40% पूरे विश्व का ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है। तो अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, अगर वर्ल्ड का तेल, जहां से हम तेल सब पूरी कंट्री, स्पेशली जो वेस्ट एशिया है वहां से जब इंपोर्ट करता है, वो अगर सिचुएशन बंद हो जाती है तो कंट्रीज का इन्फ्लेशन बढ़ना बहुत ऑब्वियस ही बात है। क्रूड ऑयल के आपने दाम बताए, $74 से 76 प्री वॉर सिचुएशन में चल रहे थे, वो डॉलर 112-115 तक पहुंच गए हैं। और हर $10 पर बैरल बढ़ने का मतलब होता है 0.2 से 0.4% इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो इससे जो ये इन्फ्लेशन होगी, ये तो हुआ इमीडिएट इंपैक्ट समीर जी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है, देखिए फर्टिलाइजर वहां से आते हैं, गैस की यूज होती है फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर यूज होता है फूड सप्लाई में, फूड प्रोडक्शन में। तो आगे आने वाले समय में मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में फूड इंपैक्ट जो होंगे, फूड सप्लाई का जो इंपैक्ट होगा, वो अपने आप में कितना कैस्केडिंग इफेक्ट डालेगी, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के लिए बनती जा रही है। अमेरिका जिसने इस युद्ध को स्टार्ट किया, उसी में अगर हम देखें कि गैसोलीन प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस एक महीने में, जहां पे $2.7 पर गैस पर गैलन के करीब, वहां जो गैसोलीन, जो पेट्रोल वो कहते हैं, वो तकरीबन 4 पर गैलन को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो जो करने वाले हैं, जहां पर सप्लाई भी है, जहां पर ठीक बात है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल मंदी का जो डर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और खुद अमेरिका को इसके बहुत बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि लाखों लोगों का हुजूम इस वक्त अमेरिका की सड़कों पर नजर आ रहा है और ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचता दिख रहा है। प्रगति, बिल्कुल महंगाई को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान युद्ध प्रचंड होता जा रहा है और इसके चलते ग्लोबल मंदी का डर सताने लगा है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब तक क्या हुआ है? एक महीने से मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है, जिसकी अलग अलग जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खाड़ी देशों में तेल गैस उत्पादन 70% तक घट चुका है। ईरान ने ऑयल रूट हॉर्मुज स्ट्रेट ठप किया है, ब्लॉक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के 25% तेल गैस सप्लाई का रूट ठप हो गया, जैसे कि दीप्ति जी आपको बता रही थी। हॉर्मुज ठप होने से कई देशों में तेल गैस संकट है। तेल और गैस संकट का अब असर क्या होगा? डीजल, पेट्रोल, सी एनर्जी और साथ ही इसके अलावा पीएनजी महंगी हो सकती है। सीएनजी और पीएनजी के महंगे होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई और तभी तो नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? परिवहन और सामानों का उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से उर्वरक और अन्य रसायनों के उत्पादन में गिरावट भी आ सकती है।
कृषि उत्पादन घटेगा। फर्टिलाइजर की जो बात अभी दीप्ति जी कर रही थी, फैक्ट्रियों का उत्पादन धीमा या बंद हो सकता है, यानी कि रोजगार संकट भी होगा और ऐसे में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कार्तिक के काले सर, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक लड़ाई तो होती है हथियारों की जो चल ही रही है और दूसरी लड़ाई ये भी है, दूसरा संकट ये भी है जो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसका असर आने वाले समय में और कितना ज्यादा विकराल देखने को मिल सकता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दो भाग में देना चाहिए। पहले तो है इंटरनेशनल, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाकी देशों के साथ क्या होगा, और दूसरा भारत स्पेसिफिक के साथ क्या होगा। तो जो पहला पार्ट है, दैट मीन्स इंटरनेशनली क्या हो रहा है, वो तो दिखना शुरू हो गया। फिलीपींस में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, पाकिस्तान में 500 रुपये पर लीटर जो है तेल हो गया है और राशनिंग हो गई है इमीडिएटली। सब जगह लोगों को बोल दिया है कि घर से काम करिए, ऑफिस नहीं आना, स्कूल नहीं आना, तो ये सब बंद हो गया है। सिमिलरली साउथ एशिया के जितने देश हैं इंक्लूडिंग जापान वगैरह, उन पे भी असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगता है, जिससे ग्रोथ अभी पॉसिबल है पूरे के पूरे हमारे जो कंप्यूटराइजेशन, डिजिटल एरा जिसकी हम बात करते हैं, वो है हीलियम। और हीलियम गैस जो है वो अब शॉर्ट सप्लाई में होगा। कतार वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ हीलियम, वो भी अब शॉर्ट सप्लाई में होगा। तो इसलिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरनेशनली तो इसका बहुत नेगेटिव असर हो ही रहा है, बिकॉज लोगों के पास ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं नहीं। लेकिन हमारे देश में इस समय लकीली पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग है और हमने जो एक बहुत ही अच्छी बात करी है, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी हमने इंप्रूव करी है, जिससे वेनेजुएलन ऑयल, अमेरिकन ऑयल, रशियन ऑयल और जितने भी तरह के, और स्पेशली देखिए सऊदी और मिडल ईस्ट का ऑयल जो है वो बड़ा क्लीन ऑयल माना जाता है, यानी अच्छा ऑयल माना जाता है, उसको ज़्यादा रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बाकी जगहों से इस समय तेल के सोर्सेज हैं, उन सबको रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरीज इंडिया में ही हैं और कुछ ऐसे तेल हैं जैसे वेनेजुएलन और अमेरिकन जो आराम से इंडिया में अच्छी तरह से रिफाइन हो सकते हैं। तो आप एक तरह से ये मानिए कि ये एक विंडफॉल है इंडिया के लिए कि रिफाइनिंग के लिए सारा तेल जो है वो भारत ही आएगा। एलपीजी वगैरह जो बाकी उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें डेफिनेटली शॉर्टेज आ सकती है। एंड आई एम श्योर कि हमने जो ऑल्टरनेट मींस ऑफ प्रोडक्शन जो पकड़े हैं अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे वगैरह के साथ, उससे वो भरपाई हो जाएगी। ठीक है सर। और देखिए, इस बीच जंग से जुड़ी कुछ और अहम खबरें हमारे पास आ रही हैं। इराक के इरबिल में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक को एक नाकाम किया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी डिफेंस ने ईरानी मिसाइल यहां पर मार गिराई। हवा में तबाह हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, ये बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसे नाकामयाब कर दिया गया। और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप का बयान आया सामने, ईरान को लेकर हौसला नहीं टूट रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो देखिए, ग्लोबल मंदी को लेकर ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने क्या चेतावनी दी है, ये अब आपको दिखाते हैं। क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है आने वाले वक्त में अगर जंग इसी तरह से लगातार चलती रही, तो ये तमाम विश्लेषक दावा कर रहे हैं। ईरान जंग नहीं रुकी तो तेल गैस की कीमतें और बढ़ेंगी। कच्चे तेल की कीमतों में वैसे ही आग लगी हुई है। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ये लैरी फिंक की चेतावनी सामने आई है। ब्लैक रॉक के सीईओ ये कह रहे हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक मंदी देखने को मिल सकती है, जैसे कि हालात बन भी रहे हैं और इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भुगतना तो आम लोगों को पड़ेगा ना, जिनकी शायद कोई गलती भी नहीं है, और ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर भी पड़ेगा। ये भी लैरी फिंक की तरफ से बयान दिया। जी हां, हर क्षेत्र में ग्लोबल मंदी का सामना करना पड़ेगा, यानी खतरे की घड़ी नजदीक आ रही है। अगर ये जंग प्रोफेसर अमिताभ लंबी खिंचती है तो इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और शुरुआती 30 दिनों में, एक महीने में, ये तो हमें पता चल ही गया है कि ये जंग कितना असर डाल सकती है, ना सिर्फ इस जंग में मुलव्विस तमाम देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर। देखिए, ये जंग जो है और उसके पहले जो रूस यूक्रेन जंग चल रहा था, हमने देखा है किस तरह पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई थी, खासकर इकोनॉमिक टर्म्स में जी। और पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वॉर में। माना यह जा रहा है कि हर दिन $2 बिलियन अमेरिका के खर्च हो रहे हैं, यानी अब तक $60 बिलियन खर्च हो गए। इकोनॉमिक माइट जो है अमेरिका को, उसको इससे चैलेंज मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि ट्रंप साहब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विक्ट्री, डिफीट, फ्रीडम, जस्टिस ये नहीं है। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो किस तरह अपने पैसों को वहां से निकाल सकें और अमेरिका के साथ ट्रेड कितना से कितना ज्यादा कर सके। वेनेजुएला में हमने देखा है, ईरान के साथ भी यही हो रहा है और अमेरिकन इकोनॉमी खुद रिसेशन में जाने के कगार पर है। जो स्थितियां बनी है पिछले साल मार्च से इस साल मार्च में, अमेरिकन हाउस होल्ड को
4% का इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है, जो अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिकन हिस्ट्री में। और अमेरिका इस समय जो कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, आप देखिए ना, ये कोविड से शुरू हुआ, उसके बाद ट्रंप के टैरिफ पर आया, फिर रूस यूक्रेन वॉर चला, और अब ये बात। पिछले 4 साल में हमने 4 ऐसे मेजर डिस्टर्बेंसेस देखे हैं इकोनॉमिक लाइफ में, जिसके चलते आज हम इस कगार पे पहुंचे हैं कि हमारा जो तेल है वो $150, $200 पर जाए, उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और इस समय ट्रंप एकदम फ्रेंडलेस होते जा रहे हैं। दुनिया में जितने देश थे, खासकर यूरोप को देखिए, उन्होंने अपना हाथ मोड़ लिया, कहते हैं अब वो किसी तरह कोऑपरेट नहीं करेंगे अमेरिका से। भारत इस समय एक स्टेबिलिटी के तौर पर से गुजर रहा है और अभी भी गुजरेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर $150 या $200 होते हैं तो हमें भी इसका दंश झेलना पड़ता है। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी पर। अब तक जो सबसे सस्टेन्ड इकोनॉमी थी, अगर 80% से 88% हमारे तेल बाहर से आ रहे हैं, अगर उनका दाम बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी को भी सफर हो करेगा। बिल्कुल सर, उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इस बीच एक और ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर, जहां ईरानी यूनिवर्सिटी पर हमले में तबाही का वीडियो सामने आ चुका है। बड़ी बात यह है कि बीते दिनों में शैक्षणिक संस्थानों पर भी हमले हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी हमलों से दहला है यूनिवर्सिटी। हमले के बाद यूनिवर्सिटी में भारी तबाही देखने को मिली है। और देखिए, इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने PMF मुख्यालय पर अटैक कर दिया। अमेरिकी हमले में भारी तबाही मची। ये ईरान समर्थित गुटों पर इराक के अंदर अमेरिका हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इराक में 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो जो अमेरिकी बेसेस हैं उस पर ईरान अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ जो ईरान समर्थित गुट हैं उन पर इराक में अमेरिका भी अटैक कर रहा है। तो ईरान युद्ध से खर्च बढ़ गया है। अमेरिका में मंदी का खतरा है। कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि रोजाना अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। महंगाई, जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। साफ है, परेशानी तो यहां पर बढ़ी है। जी हां, शेयर बाजारों पर भी सीधे असर देखने को मिल रहा है इस जंग का। अमेरिकी शेयर बाजार में 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ब्याज दरों पर असर पड़ा है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसकी कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। युद्ध में जो अनुमानित खर्च है वो $30 अरब से ज्यादा का बताया जा रहा है। और शुरुआती 100 घंटे की बात करें तो इसमें $3.7 अरब खर्च हुए हैं। एसपीपी सिंह सर, आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से परेशानी हुई, आम लोगों पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब अल मंदेब की भी बात हो रही है कि उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है जब से हूती की एंट्री हुई है, तो उसका आम लोगों पर क्या असर होगा? देखिए प्रगति, जो अभी हालात आपने बहुत अच्छा बताया है इकोनॉमी का, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी ये है कि ऑयल वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी विश्व को सोचना है, खास करके भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ये बहुत आवश्यक है। दूसरा आपने बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो उन्होंने रोक लगाई हुई है, एक तरह का ब्लॉकेट किया हुआ है, इसका बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। फ्यूल, फूड और फर्टिलाइज़र, ये तीनों के ऊपर असर आएगा, जिसमें कि रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर असर आएगा भारत के अंदर। और उसके लिए हम भारत ने ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं कि जिससे इस समय पूरी कोशिश है कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना आए। सबसे ज़्यादा कठिन है LPG की मैनेजमेंट, और उसके ऊपर भी भारत ने प्रोडक्शन भारत के अंदर उसको इंक्रीज़ किया है, डबल किया है, हुक्म दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अभी हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत ख़तरनाक हिस्सा बन गया है जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजी के अंदर। और उसके साथ क्योंकि ईरान को अपना सर्वाइवल करना है, उसको जीत नहीं आ सकती, सिर्फ उसकी सर्वाइवल जीत है। उसने बाब एल मंदेब के ऊपर भी उसको खोल दिया हिस्सा। अभी तक हूतीज जो थे रेड सी के अंदर, और बाब एल मंदेब पे उनका होल्ड है एक तरह का, वहाँ लाइंग डोगो थे, वो
अब तक उन्होंने अपना हाथ नहीं खोला था जी। अभी ईरान ने अपनी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये आखिरी कार्ड है, हुतीज़ ने रेड सी के ऊपर इजराइल के ऊपर काफ़ी दागा है और ये अभी चलता रहेगा। जहाँ तक अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट था वो एक रीजनल वॉर में समझता हूँ रही थी, एनर्जी सेक्टर अफेक्टेड था बहुत बुरी तरह। अभी रेड सी के अगर आता है तो सारी जो विश्व की ट्रेड है वो मूव करती है सुएज कैनाल रेड सी के थ्रू। इसका मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बुरा असर आएगा और ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें दो चीज़ें, जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो उसके असर बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि कैसा स्टेप लेगा अमेरिका भी इस समय, उसको समझ नहीं आ रही कि ईरान के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें। इतनी बमबारी की है, दोबारा करी जा रहे हैं, अगर दोबारा करी जा रहे हैं उसका असर नहीं आता, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए रीइंफोर्सिंग अ फेलियर। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि एक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल, परमाणु हथियार का इस्तेमाल की भी एक स्टेप हो सकता है बिल्कुल। दोनों साइड से। इसकी आशंका तो बढ़ती नजर आ रही है और खास करके बुशहर में जिस तरह से ईरान में अटैक हुए हैं उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि रेडिएशन का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और बदले में ईरान ने डिमोना में फिर से नए हमले किए हैं। तो न्यूक्लियर अटैक्स का भी निश्चित तौर पर खतरा आने वाले वक्त में बढ़ता नजर आ रहा है और आर्थिक मंदी का खतरा बहुत बड़ा खतरा है जिसका असर पूरी दुनिया को झेलने के लिए तैयार रहना होगा अगर यह जंग लंबी चलती है तो। और देखिए, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक हुए हैं, यानी हमलों का सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के इस इलाके को एक बार फिर किया है हिट। और वहीं दूसरी ओर ईरान के खिलाफ यूएस का बड़ा ऑपरेशन जारी है। 4 B-2 बॉम्बर्स से कई टारगेट पर हमले किए गए, कई टारगेट पर अटैक हुए हैं और हमले के बाद वापस लौटे हैं B-2 बॉम्बर्स। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। B-2 बॉम्बर का तबरीज ऑपरेशन सफल रहा, कामयाब रहा। अमेरिकी बॉम्बर ने तय लक्ष्य पर हमला किया है। तबरीज के अंडरग्राउंड ठिकाने पर हमले का दावा किया गया है, यानी जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उसे सीधे हिट किया गया है। इस हमले में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में बड़ा तेल संकट आ गया है और अब रूस ने ऐसा फैसला लिया है जिससे यह क्राइसिस और भी बढ़ सकती है। रूस का पेट्रोल पर बैन, क्या होगा इसका ग्लोबल असर? खबर देखिए क्या है। रूस 1 अप्रैल से पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाएगा। 4 महीने तक, यानी 31 जुलाई तक पेट्रोल नहीं बेचेगा। रूस हर रोज 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है। ये अब नहीं होगा। रूस ने क्या कहा है? ईरान जंग की वजह से ऑयल मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल रही है, कीमतें नियंत्रित रखने के लिए ये कदम उठाएंगे। घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। अब इसका ग्लोबल असर क्या पड़ सकता है, ये समझिए। रूस दुनिया के प्रमुख ऊर्जा निर्यातकों में से एक है। रूस से पेट्रोल खरीदने वाले देशों की मुश्किल बढ़ेगी। दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा। कमांडर बिक्रमजीत सिंह, जो जंग के हालात आप अभी देख रहे हैं, जो खबरें आप देख रहे हैं, उसमें कहीं से कोई आसार आपको नजर आ रहा है क्या? क्या कोई सिल्वर लाइनिंग आप देखते हैं, खास करके अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के बयान में, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि ईरान में जो हमारे लक्ष्य थे हमलों के पीछे, जंग के पीछे, वो हमने हासिल कर लिए? समीर जी, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं जब भी हम कोई आक्रमण करते हैं। एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जहां हम देख रहे हैं, हम न्यूज़ सुन रहे हैं, जो विजुअल देख रहे हैं, तो तीनों चीज़ें जो उन्होंने वो चाह रहे थे, आई थिंक वो तो अचीव हो चुकी हैं। उनका रिजीम चेंज, उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का डैमेज, वो तो ईरान को रिस्ट्रेन कर देना अपनी टेरिटरी के अंदर, वो तो हो चुका है। तो फिर ये अभी कैसा ये उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि इस वॉर का थमने का नाम ही नहीं ले रही, ना ही वो उसको रोकना चाह रहे हैं। अभी ये फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, लेकिन लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है। तो इसमें एक डाइकोटमी साफ नज़र आ रही है। दूसरी बात जहां आपने की कि वो ये लड़ाई, देखिए फिर ये हमारे सामने आ रहा है कि लड़ाई शुरू करना तो आसान था,
अमेरिका ने लड़ाई शुरू कर दी, इजराइल ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी। अब ख़त्म करने का उनको मुश्किल हो रही है, उनको एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही, एग्जिट पाथ नहीं मिल रहा है। कभी वो लाइफलाइन दे रहे हैं कि हाँ जी मैं पॉज दे रहा हूँ, और उसी लाइफलाइन के दौरान अपना बिल्डअप भी कर रहे हैं, मरीन्स लेके जा रहे हैं, लैंडिंग की मतलब तैयारी कर रहे हैं, नेवल ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगेन इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको अभी ख़त्म करना मुश्किल लग रहा है। तीसरी बात, उन्होंने दुश्मन की ताकत को ठीक से आंकलन नहीं किया, जो तभी ये जो वॉर वो सोच रहे थे हफ्ते 10 दिन में, आज हम चौथे हफ्ते के बावजूद हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो इतना सीरियस असर आपने देखा है, शिपिंग में बात हो रही है कि तेल वगैरह की। इसमें एक चीज़ मैं और डाल दूं कि शिपिंग जो मर्चेंट नेवी थी हमारी, जो कमर्शियल शिपिंग है, वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रेड जो है वो सी से होता है, और वो आराम से होता जा रहा था बिना किसी रुकावट के। जी हाँ, रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ा सा असर पड़ा था, लेकिन और अमेरिकी सैंक्शंस के अदरवाइज ये चलता जा रहा था। अब देखिए कितना स्पॉटलाइट में आ गया है और मर्चेंट शिपिंग पे इतना स्ट्रेन आ गया है। आप मान के चलिए कि उनके जो रेट्स हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, कोई मतलब कल के फ्रेट चार्जेस आज देने को तैयार ही नहीं है, इतना हालत वोलेटाइल हो गई है। ऊपर से इंश्योरेंस जो उनकी होगी वो इतनी हाई हो गई है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये सारे वॉर जोन वगैरह, न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह, ये एक्सक्लूजन में आ जाते हैं, ये कवर्ड नहीं होते। यदि आप इसके ऊपर प्रीमियम देते हैं तो आपका पूरा, और फाइनली लोडिंग किसकी होगी समीर जी? सारी लोडिंग जो आके है वो कंज्यूमर पे ही होगी। बिल्कुल, तो उसकी महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। और जो अमिताभ जी ने बताया कि देखिए तेल और गैस की चमक अभी भी है और वो ख़त्म नहीं हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे जनरल साहब, रिन्यूएबल एनर्जी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक हो जाएं, लेकिन तेल और गैस की चमक नहीं ख़त्म हुई है, आगे आने वाले सालों में नहीं खत्म होगी। देश अभी भी उसके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर सर यहाँ पर असर तो हो रहा है साफ तौर पर, जैसे महंगाई बढ़ रही है, लोगों का प्रदर्शन, विरोध देखने को मिल रहा है, नाराजगी भी बढ़ती जा रही है, और जो हालात बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि और भी ज्यादा हालात बद से बदतर हो सकते हैं। यूएई में ड्रोन हमले के शिकार हुए हैं यूक्रेनी। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूएई में लगातार हमले जारी हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और शिकार हुए हैं यूक्रेनी। एंटी ड्रोन सिस्टम गोदाम पर हमले में मौत की खबर, 21 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की आशंका है, तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा। और देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि रूस ने यह फैसला किया है कि 4 महीने तक वो पेट्रोल नहीं बेचेगा। अब इसका भारत पर क्या असर होगा यह समझना जरूरी है। भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन आयात नहीं करता है। सबसे पहले तो ये सबको पता होना चाहिए, भारत क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का आयात करता है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। भारत जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है। भारत में लगभग 20% कच्चा तेल रूस से आता है। भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। भारत अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है। रूस के पेट्रोल बैन करने से लिहाजा भारत पर असर पड़ेगा, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। बिल्कुल, और हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटिश जहाज जाएगा, इससे जुड़ी भी एक खबर सामने आ चुकी है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्रिटिश जहाज जाएगा, हॉर्मुज में माइंस को नाकाम करेगा। ब्रिटिश नेवी के जहाज पर ड्रोन भी तैनात हैं। द टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खुलवाया जाए, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और ब्रिटिश नेवी के जहाज पर ड्रोन भी तैनात।